हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा एकेटीयू में जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के 9 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं और आज हम इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, वो डिस्कस कर रहे हैं। दो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके यूनिट 2 के रिमेनिंग हैं, जिनका नाम है, पहला है स्किप लिस्ट और दूसरा है ट्राई। ठीक है, ये दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। इनको आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ में इनके ऊपर बेस्ड जो एकेटीयू में क्वेश्चंस आए हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले स्किप लिस्ट से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। थोड़ा सा स्किप लिस्ट का आइडिया पहले से लेते हैं कि स्किप लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है बेटा, देखिए आपने जो अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, सबसे पहले मैं एरे की बात आपसे करूंगी। अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और अनसॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड मतलब सपोज इसमें 3, 5, 8, 2, 6, 1 ये एक एरे है ना। अब इस एरे में अगर मुझे इंसर्शन करना है या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है। मान लो मुझे 6 को सर्च करना है तो उस केस में क्या होगा कि हम पहले एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, लीनियर सर्च यूज करते हैं, है ना। 3 से कंपेयर किया नहीं मिला, 5 से कंपेयर किया नहीं मिला, 8 से किया नहीं मिला। तो अगर ये एलिमेंट यहां पर है तो इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सर्चिंग की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है मेरी big O of n। इसका क्या मतलब है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, मतलब एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो सकता है मुझे करने पड़ जाए वर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही ना करता हो या फिर ये लास्ट प्लेस पे एग्जिस्ट करता हो, है ना। तो इस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लीनियर सर्च से बाइनरी सर्च की तरफ चले थे। बाइनरी सर्च क्या कहता था कि भाई आप एरे को सॉर्ट कर लीजिए। ये कैसा है, अनसॉर्टेड एरे। ये है आपका अनसॉर्टेड एरे और ये है आपका सॉर्टेड एरे, है ना। ये क्या बोलता है कि आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 8। क्या किया आपने, इस एरे को पहले सॉर्ट कर लिया और अब इस सॉर्टेड एरे पे आपने बाइनरी सर्च लगाया। बाइनरी सर्च क्या कहता है, अब आप सपोज 5 को सर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, ये एरे के मिड पॉइंट से डिवाइड कर लेते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब जो सर्चिंग का टाइम है वो हो गया आपका log n। ये होता है ऑर्डर ऑफ log n। तो हुआ क्या कि आपने एरे को सॉर्ट करके अगर रखा और आप बाइनरी सर्च अगर अप्लाई करते हैं तो अब आप जो एरे का सर्च टाइम है उसको आपने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया। पहले वो big O of n था, अब आपने वो big O of log n कर दिया। लेकिन क्या इंसर्शन डिलीशन जो ऑपरेशन हम एरे पे करते हैं उसमें कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अब इस एरे में किसी नोड को इंसर्ट करना है तो भी मुझे नंबर ऑफ ऑपरेशन शिफ्टिंग मुझे करनी पड़ती है ना। मान लो मुझे यहां पर 7 को इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही मुझे इन दोनों नोड्स के बीच में कुछ ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। बाद वाले सारे नोड्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्शन और डिलीशन जो आपका एरे है, चाहे वो अनसॉर्टेड हो चाहे सॉर्टेड हो, मुश्किल होता है ना। और इंसर्शन डिलीशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, जिसे हम कहते हैं कि इंसर्ट और डिलीट। सपोज इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन जो एरे में होता है वो कितना टाइम लेता है, big O of n टाइम। मैक्सिमम क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में वो आपको सारे शिफ्ट करने पड़ गए, है ना। तो अब हम क्या करें, हमने एरे को सॉर्ट करके सर्चिंग तो एफिशिएंट बना ली, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने कम कर ली, लेकिन इंसर्ट डिलीट को हम मैनेज नहीं कर पाए, है ना। तो अब इसके बाद अपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या करते थे, सपोज मान लो मैंने एक इस तरह से सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना रखी है। ये एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है मान लीजिए, है ना। लिंक लिस्ट क्या होती थी कि एक यहां पर एक हेड पॉइंटर था जो पहले वाले नोड को पॉइंट करता था और फिर हर एक नोड अपने से नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है। अब इस लिस्ट का बेनिफिट क्या था कि अगर आप इस लिस्ट में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्शन, मान लो आपको इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, सिंपल एक नया नोड क्रिएट करते हैं, है ना, और बस इसके पॉइंटर्स को इस तरह से अरेंज कर देते हैं। पॉइंटर्स को ऑपरेट करके कांस्टेंट टाइम में एक बार इस पॉइंटर को यहां लगाओ, एक बार इस पॉइंटर को यहां लगाओ, इसके बाद ये नोड डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है कांस्टेंट टाइम में। ठीक है, लेकिन जहां आपको नोड को इंसर्ट करना है उस प्लेस तक आपको चल के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक हेड पॉइंटर है
है ना। और मान लो यहां पर आपको इंसर्ट करना है, ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, मान लो यहां है 3, यहां है 8, यहां है 10 और यहां है 12, और आपको इस सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर 9 को इंसर्ट करना है। तो आपको पहले ट्रैवर्स करके यहां तक आना पड़ेगा, है ना, उसके बाद आप इस नोड को इंसर्ट करेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कांस्टेंट टाइम में इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं तो भी उस पर्टिकुलर नोड तक आने में तो आपको नोड ट्रेवर्सल करने पड़ेंगे, और अगर आप बाद में यहां पर कहीं इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रेवर्सल उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिंक लिस्ट ने भी हमें जनरेट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंटर हमारे पास है ना। एक पर्टिकुलर नोड को इंक्रीज करने के लिए वहां तक ट्रैवर्स करके हमें वहां तक पहुंचने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग जाता है। तो अब क्या करें? अब जो ये नया एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्किप लिस्ट, ये पिक्चर में आया है ना। क्या कहा? आइडिया क्या है? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम लिंक लिस्ट के हर एक, मान लो यहां तो मैंने सिर्फ 4-5 नोड की लिंक लिस्ट ली है, हो सकता है 100 नोड हो, 1000 नोड्स हो, बहुत सारे नोड हो, तो उस केस में हर एक नोड को आगे जाने, मैं कोई किसी वैल्यू को सर्च करना है, मान लो मुझे 10 को सर्च करना है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले यहां जाएंगे, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर यहां ये मुझे मिलेगा, है ना। अगर मान लो 100 नोड्स होते तो 100 नोड्स के अंदर किसी की को सर्च करने के लिए बढ़िया चीज क्या होती कि ऐसा कुछ मुझे मिल जाए कि लिंक लिस्ट के हर नोड को मुझे चेक ना करना पड़े। ऐसा कुछ प्रोविजन हो कि हम इस लिंक लिस्ट के कुछ नोड्स को बीच में स्किप कर पाए, ऐसा कोई कुछ कर दें कि स्किप कर करके हम लिंक लिस्ट में जंप कर पाए। तो इस आइडिया को आगे प्रोसीड कराने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर आया उसको हम कहते हैं स्किप लिस्ट। क्या कहते हैं? स्किप लिस्ट कहते हैं। अब देखिए स्किप लिस्ट का क्या कंसेप्ट है। देखिए यहां से इसे पढ़ने से पहले हम पहले सीधा सीधा एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और उसके बाद इसको बेटा रिलेट करेंगे। अब आप ये देखिए स्किप लिस्ट की जो डिजाइन है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो किस तरह चलती है। सबसे नीचे वाले लेवल पर एक ओरिजिनल लिंक लिस्ट है ना। क्या है लिंक लिस्ट में? कितने नोड्स हैं? 1, 5 से लेके 40 तक कितने नोड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोड्स की एक लिंक लिस्ट है। ओरिजिनल लिंक लिस्ट, वन वे लिंक लिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें क्या है? अब जब हम स्किप लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान से समझते जाना, तो हम क्या करते हैं? लिंक लिस्ट के दोनों एंड्स पर 2 नोड ऐड करते हैं। इस वाले एंड पर जो नोड ऐड किया उसकी वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, और इस वाले एंड पर लास्ट में जो नोड ऐड किया उसकी वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो माइनस इनफाइनाइट से छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहां से ये लिंक लिस्ट शुरू हुई। ऐसे ही प्लस इनफाइनाइट से बड़ा नहीं हो सकता कोई नोड की वैल्यू, तो हम कह रहे हैं यहां पर ये लिंक लिस्ट खत्म हो गई। अब इसके बीच में ही सारी पॉसिबल कीज इसके बीच में आ सकती हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं। अब प्लेन नॉर्मल लिंक लिस्ट की बजाय स्किप लिस्ट क्या करती है कि ये डिफरेंट लेवल्स पर इसकी एक चैनल्स बना देती है। चैनल मतलब छोटे छोटे डिफरेंट लिंक लिस्ट जो कि स्किप कर करके, कुछ नोड्स को स्किप कर करके बनती हैं। एक्सप्रेस लेन की तरह, जैसे होता क्या था कि एक नया लंबा रूट है, उस रूट पे आपको जाना है। अब क्या हो रहा है? अब एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे क्या करते हैं कि बीच के कुछ जो विलेजेस हैं या कुछ स्पेसेस हैं उनको छोड़ देते हैं और ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस वेज है। ये एक्सप्रेस वेज हैं जो इन नोड्स को बीच बीच में स्किप कर रहे हैं, ठीक है, इनको एक्सप्रेस लेन बोलते हैं। तो ये क्या है? देखिए, अब देखिए ध्यान से समझिए। परफेक्ट लिंक लिस्ट का एग्जांपल है, दिस इज योर परफेक्ट लिंक लिस्ट, दिस इज योर परफेक्ट लिंक्ड लिस्ट। परफेक्ट लिंक लिस्ट क्या होती है? पहले ये स्किप लिस्ट, परफेक्ट स्किप लिस्ट, ये समझ लेते हैं इसका क्या आइडिया है। देखिए बेटा, हमने क्या करना है, हमें एक एक नोड छोड़ के अगले लेवल पर एक नई एक्सप्रेस लेन बनानी है और उस एक्सप्रेस लेन में यहां से एक एक एलिमेंट को छोड़ देना है। क्या किया हमने? यहां से स्टार्ट किया, ये तो चला गया। हमेशा हर एक लेन में, जितनी भी लेन हम बनाएंगे, हर लेन में प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो स्टार्टिंग एंडिंग नोड हमेशा रहेगा, है ना। और साथ में देखो इसमें हमने 5 को स्किप किया, 10 को ऊपर ले गए, मतलब जो अगली वाली लेन है उसमें 10 इंसर्ट हो गया। 15 को स्किप कर दिया, 20 को हम ऊपर ले गए। 25 को स्किप किया, 30 को ले गए। 35 को स्किप किया, 40 को ले गए। तो हमने क्या किया? एक एक नोड को हम स्किप करते चले गए और एवरी सेकेंड नोड हैज बीन पुश्ड टू द एक्सप्रेस लेन अबव दिस पर्टिकुलर लेन, है ना।
L0 मतलब लेवल 0 की लेन, दिस इज लेवल 1 लेन, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, इस तरह से लेन के नाम रखे हैं। दिस इज लेन 0, लेन 1, लेन 2, लेन 3। ठीक बात है। अब देखिए ये वाली लेन मिल गई मुझे, इस लेन में कितने नंबर ऑफ नोड्स रह गए, 1 2 3 4, है ना। ओरिजिनल लेन में कितने थे, 8 थे, इसमें 4 रह गए, आधे नोड रह गए क्योंकि हमने हर ऑल्टरनेटिव नोड को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये लेन है, इस लेन में से हर एक एक नोड छोड़ के ऊपर वाली लेन बना दो। देखो इसमें से पहला नोड छोड़ा, दूसरे वाले को ऊपर ले गए, ये 30 छोड़ा, तीसरे वाले को ऊपर ले गए। ठीक है, इस वाली लेन से ये वाली लेन बना दी। अब इस वाली लेन में कितने रह गए, 2 रह गए, इसमें कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, आधे कर दिए, कितने रह गए, 1 2, 2 नोड रह गए। अब ये जो लेन 2 है, ये वाली थर्ड वाली जो लेन है, इसमें से भी एक एलिमेंट छोड़ के अगले एलिमेंट को ऊपर पहुंचा दो। 20 को छोड़ दिया, अगले एलिमेंट को ऊपर पहुंचा दिया, इसमें फिर आधे रह गए, इसमें 2 थे, अब कितने रह गए, 1 रह गया। ठीक बात है। ऐसे ही ऊपर जब हम, अगर मैं एक और लेन को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये एक और नोड बनेगा माइनस इनफाइनाइट, मान लो ये L4 होगी, और जो सबसे ऊपर की जो आपकी लेन है, उस सबसे ऊपर वाली लेन में क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस इनफाइनाइट, ये 2 नोड बचेंगे इस तरह से, और प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सिर्फ ये 2 नोड आएंगे, माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या खाली इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक बात है। ये आपकी सबसे ऊपर की लेन है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग मार्क्ड है और कोई भी नोड ऊपर नहीं गया। इस तरह से आपने ये जो लिस्ट थी, ये इस तरह आपने जनरेट कर ली। इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं स्किप लिस्ट, और ऐसी लिस्ट को कहते हैं परफेक्ट स्किप लिस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें आप एक लेन से दूसरी लेन जब बनाएंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कांस्टेंट एक जैसा, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आप एक नोड छोड़ के एक नोड को शिफ्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली अगली लेन का स्ट्रक्चर आपको पहले से पता होगा। ठीक बात है। तो अब इस बात का आइडिया रखते हुए स्किप लिस्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर। ये क्यों कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगी। दैट अलाउज एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस इन अ सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या करता है, ये एफिशिएंटली जो इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस होते हैं इनको लॉग इन टाइम में कंप्लीट कर लेता है। क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स और लेवल्स विद द बॉटम लेवल रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सॉर्टेड लिस्ट। यही बात अभी हमने की, बहुत सारी लेयर्स होती हैं लेकिन जो बॉटम वाली है वो ओरिजिनल सॉर्टेड लिस्ट है। चलिए, इट स्किप्स मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द होल लिस्ट इन वन अपर लेयर। ठीक बात है। द टॉपमोस्ट लेयर एक्ट्स एज द एक्सप्रेस लेन बिकॉज इट कंटेन्स फ्यूअर एलिमेंट्स देन द लेयर्स बिलो इट। क्या कह रहे हैं कि ऊपर वाली को एक्सप्रेस बोलते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे वाली से कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि वो कुछ एलिमेंट्स को स्किप करके बनती है। चलिए, ईच लेयर बिलो हैज प्रोग्रेसिवली मोर एलिमेंट्स देन द लेयर अबव इट। देन बाय यूटिलाइजिंग दीज एडिशनल लेयर्स, स्किप लिस्ट कैन इफेक्टिवली skip over the large amount of elements in a single step during the searching and reduces the average time complexity। अभी जब हम इनकी सर्चिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्लियरली इस बात का क्या मतलब है। और देखिए, ये आपके नोट्स के पर्पज से मैंने यहां लिखा है, एग्जाम में अगर स्किप लिस्ट पूछा जाता है तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। ईच एलिमेंट इन अ लोअर लेवल हैज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन द अपर लेवल, है ना। पॉइंटर्स आपस में होते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनको कहते हैं स्किप पॉइंटर्स। चलिए अब देखिए, तो बेटा जो स्किप लिस्ट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है परफेक्ट स्किप लिस्ट, एक होती है रैंडमाइज्ड स्किप लिस्ट। ठीक है, परफेक्ट स्किप लिस्ट की मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था। क्या है, ये गारंटी करती है अ बैलेंस्ड एंड प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप हर सेकंड नोड को उससे ऊपर वाली लेयर में शिफ्ट करते हैं, है ना। तो बैलेंस है, बैलेंस मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली में अगर 8 नोड थे तो सेकंड वाली में कितने थे, 4, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 1, फिर उसके ऊपर 1 भी नहीं। तो बैलेंस स्ट्रक्चर है, प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर है, आप इजीली बता सकते हैं एक लेयर में खड़े होकर कि इससे ऊपर वाली लेयर में कितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। चलिए, ईच लेवल हैज एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ नोड्स एज द लेवल बिलो इट। ये बात हमने अभी की, है ना। ऊपर वाले लेवल में नीचे से एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। द टॉप मोस्ट लेवल कंटेन्स जस्ट 2 नोड्स, वन इज द स्टार्टिंग नोड एंड द सेकंड इज द लास्ट नोड, जैसे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की हमने बात की। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेवल डबल्स द नंबर ऑफ नोड्स कंपेयर टू द लेवल अबव इट। वही बात है
है ना। तो क्या कह रहा है परफेक्ट लिंक लिस्ट क्या है कि देखिए जो बॉटम मोस्ट लेयर है उस पर ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, जैसे जैसे हम एक एक लेयर ऊपर बनाएंगे एक एक एलिमेंट को हम स्किप करते जाएंगे और जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो हर बार हाफ होते चले जाएंगे। टॉप मोस्ट जो लेयर होगी उस पर सिर्फ 2 नोड्स होंगे, एक प्लस इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इस लिंक लिस्ट को हम कहते हैं परफेक्ट लिंक लिस्ट। अब सॉरी, इस परफेक्ट लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है? प्रॉब्लम देखिए, अगर मैं सपोज, चलिए पहले सर्चिंग समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च, चलिए पहले पढ़िए, वी स्टार्टेड विद अ नॉर्मल लिंक लिस्ट एट लेवल 0, है ना, जो भी हमने पढ़ा। फिर लेवल 1 पर सेकंड नोड शिफ्ट किया, फिर 4th नोड को शिफ्ट किया, फिर 8th नोड को शिफ्ट किया। जो मैंने आपको बातें बोली हैं वो सारी बातें मैंने यहां पर टेक्स्ट में लिख रखी हैं। हर बार क्या हो रहा है, आप नंबर ऑफ नोड्स को आधे करते जा रहे हैं तो नेचुरली लॉग एन लेवल्स बन जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ नोड्स रिड्यूस करते जा रहे हैं। बाइनरी ट्री का एग्जांपल ले लीजिए तो नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो लॉग एन होंगे। ठीक बात है। अब ये कहां से आई, ये सारी बात निकल के कहां से आई? देखिए, हर एक लेवल पर मैक्सिमम 2 नोड्स हैं, एट मोस्ट 2 नोड्स को हमें विजिट करना पड़ता है। अगर हम सर्च करते हैं तो मैक्सिमम 2 नोड को हर लेवल पर हम विजिट करते हैं। हर एक नोड पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठी हूं, देखो यहां से देखो, सपोज मुझे यहां 25 को सर्च करना है ना, ये स्किप लिस्ट है, इस स्ट्रक्चर में मुझे 25 को सर्च करना है। कैसे करेंगे 25 को सर्च? सबसे पहले ऊपर वाली लेयर से स्टार्ट करते हैं, है ना। आप 25 को सर्च करिए, आप गए, आपने सबसे पहले किससे सर्च किया? सर्चिंग ऑपरेशन अपर लेन से स्टार्ट किया, आप गए 40 के पास, है ना। 40 पे देखा 45 से 25 छोटा है तो आप 45 तक नहीं जाएंगे, 45 से पहले ही नीचे आ जाएंगे। आप क्या किया, आपने नीचे आ गए। अब आपको क्या करना है, जब भी आप किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो एक लेन में खड़े होके आप नेक्स्ट एलिमेंट को देखो वो उससे बड़ा है या छोटा। अब आपने यहां खड़े हो, आपने देखा अगला एलिमेंट क्या है 40, 40 से छोटा है 25, तो इसका मतलब हम 40 तक नहीं जाएंगे, पहले ही डिसेंड कर जाएंगे, हम अगली वाली लेयर में चले गए। अब हमने देखा नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है 20, नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 20 है, सर्च हम किसे कर रहे हैं 25 को सर्च कर रहे हैं। 25 20 से बड़ा है तो इसका मतलब अब हम 20 पर खड़े हैं, हम चल के यहां से चल के हम 20 पर आकर खड़े हो गए। अब हमने देखा इसका अगला एलिमेंट क्या है 40, 40 तो 25 से बड़ा है तो इसका मतलब हमें 40 पर नहीं जाना, हमें यहीं से नीचे चले जाना है। ये जो नोड्स हैं इनके बाई डायरेक्शनल पॉइंटर्स आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, तो आप क्या किया, आप 20 को सर्च किया, आपने देखा 25 जो है 25 इज लेस देन 40, तो उस केस में आपने क्या किया, आप नीचे आ गए। ठीक बात है, पहले यहां से आप नीचे आए थे, अब आपने यहां से नीचे डिसेंड कर गए आप। अब आपने देखा आप 20 पे हैं, अब देखो अगला नोड देखो कौन सा मिला 30, 30 और 25 दोनों में क्या है 25 30 से कम है। आप 25 को सर्च कर रहे हैं, सर्च 25, वी आर सर्चिंग 25, है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखिए 25 30 से छोटा है तो अब क्या करें 30 तक नहीं जाएंगे, यहीं से नीचे चले जाएंगे, है ना। फिर देखा नीचे, फिर 20 पे गए, अगला नोड देखा क्या मिला 25, तो दिस पर्टिकुलर नोड इज फाउंड। इस तरह से हम सर्च करते हैं। अब आप देखिए हर लेवल पर हमने मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स से कंपेयर किया, यहां गए सिर्फ एक से कंपेयर किया, यहां गए एक से कंपेयर किया, दूसरे तक नहीं गए, यहां कंपेरिजन हो गया 2 से, फिर यहां गए सिर्फ एक से कंपेयर किया, फिर यहां गए, यहां पर ये हमें मिल गया। तो क्या कहती है परफेक्ट लिंक स्किप लिस्ट, क्या कहती है कि हर एक लेवल पर एट मोस्ट 2 एलिमेंट से आपने इसको कंपेयर किया, 2 से ज्यादा कंपैरिजन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही क्योंकि उससे पहले ही आप उसे नीचे डिसेंड कर गए। अब देखिए आप इसे, अब पढ़ें, देखिए ईच लेवल हैज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स एज द लेवल बिलो इट, ये बात तो हो गई। अब ये देखिए यहां पर थे हम, एवरी इधर एट ईच लेवल वी विजिट एट मोस्ट 2 नोड्स, हर एक लेवल पर मैक्सिमम 2 नोड हमने विजिट किए, एक पे हम खड़े थे और दूसरे वाले की वैल्यू से हमने कंपेयर किया। अब देखिए एट एनी नोड एक्स, किसी भी पर्टिकुलर एक नोड पर जिसकी वैल्यू एक्स है, ith लेवल पर हम बैठे हैं बिटवीन 2 नोड्स P और Q at i+1 and you will need to visit at most one another node in level I before descending। मतलब ये 2 नोड हैं, मैं यहां पर हूं और इसके आगे ये है ना, और इसके बाद नीचे वाला लेवल पर 3 नोड हैं, इस तरह से
इन दोनों को मैंने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, ऐसा ही तो सिनेरियो है कुछ। तो क्या कह रहे हैं, हम यहां पर इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक। और अगर जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं वो इससे छोटी है तो हम बस इससे कंपेयर करके नीचे चले जाते हैं और फिर अब हम इससे करते हैं। तो क्या हुआ, कुल मिला के बात क्या हुई कि ज्यादा से ज्यादा एक लेवल पर आपको कितनी बार कंपैरिजन करना पड़ा, 2 बार, है ना, 2 बार, 2 टाइम्स आपको किसी भी कंपैरिजन को कैरी आउट करना पड़ा। नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, लॉग एन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे, 2 टाइम्स लॉग एन। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्किप लिस्ट में अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स है लॉग एन, और एक पर्टिकुलर लेयर पर मैक्सिमम 2 कंपैरिजन आपने करे, तो इसका मतलब लॉग एन टाइम में आप किसी भी एलिमेंट को यहां पर सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो हो गया इसका एडवांटेज क्या कि ये ऑप्टिमल सर्च परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, इजीली सर्च कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सर्चिंग ऑपरेशन की वो log n है, जो कि एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के बराबर आपको मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्या कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, देखिए चलिए अब इस एग्जाम्पल से देखिए, अगर मान लो यहां पर मुझे, यह तो मैंने सर्चिंग की, मान लो मुझे किसको मुझे 35 या 15 को डिलीट करना है ना, मुझे इस पर्टिकुलर 15 को यहां से डिलीट करना है। अगर मैंने ये 15 डिलीट कर दिया तो उस केस में देखो जो हमारा स्ट्रक्चर था वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता था लिंक लिस्ट इसका, स्किप लिस्ट का, कि हर सेकेंड नोड को आप ऊपर वाली लेन में शिफ्ट करो, है ना। अगर मैंने ये 15 डिलीट कर दिया तो ये वाला नोड कर दिया मैंने शिफ्ट, तो फिर इसके बाद 20 के बजाय 25 को शिफ्ट करना था, है ना, फिर 30 के बजाय 35 को शिफ्ट करना था और 40 को शिफ्ट नहीं करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक 15 को डिलीट करने पर मुझे इस लेन के साथ साथ इसके ऊपर की भी सारी लेन्स के बहुत सारे पॉइंटर्स को आपस में दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा, तो जो काम होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर परफेक्ट लिंक लिस्ट आपने बनाई है तो उसमें डिलीशन का जो प्रोसेस है, आपको नया नोड ऐड करना है, आपको डिलीट करना है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड और प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर है। पहले से पता है कि हर ऑल्टरनेटिव नोड को ऊपर लेके जाना है, हर ऑल्टरनेटिव की ऊपर जाएगी, तो उस केस में अगर आप कुछ इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आपको करने पड़ेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो देखिए क्या है, इफ वी डिलीट, सपोज किसी एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं या किसी को नया इंसर्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, है ना, वही सारा कॉन्टेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है। चलिए, तो अब इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जो परफेक्ट लिंक लिस्ट थी उससे हम कहां आ गए, रैंडमाइज स्किप लिस्ट पे आ गए। अब रैंडमाइज स्किप लिस्ट क्या कहती है, यहां देखिए सीधा एग्जांपल से समझिए सीधा, ये आपकी लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा, ये तो है आपकी ओरिजिनल लिस्ट, इस ओरिजिनल लिस्ट में अब कोई प्री डिफाइंड ऐसा रूल नहीं है कि आप ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को ही ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें से रैंडमली किसी भी की को ऊपर वाली लेन में शिफ्ट किया जा सकता है, और डिपेंड कैसे करता है कि ऊपर वाली लेन में शिफ्ट होगी, एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड, है ना। जैसे जैसे आप इंसर्ट करते हैं नोड्स को उस टाइम पर, जैसे किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, कॉइन को टॉस करके उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। अगर कॉइन में हेड आए तो आप उस पर्टिकुलर नोड को अगली वाली लेन में इंसर्ट कर दो, अगर फिर दोबारा कॉइन को टॉस करो, अगर फिर टेल आ गया तो आगे वाली लेन में मत भेजो, अगर फिर हेड आए तो फिर इंसर्ट करो, फिर हेड आए फिर इंसर्ट करो, हेड आए फिर इंसर्ट करो, टेल आए तो इंसर्ट मत करो। तो इसका मतलब रैंडमाइज स्किप लिस्ट कैसे काम करती है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कॉइन टॉसिंग के ऊपर काम करता है। जब भी आप ओरिजिनल लिस्ट बनाते हैं तो हर नोड के लिए आप कॉइन को टॉस करते हैं, और कॉइन में अगर हेड आता है तो वो आपने से ऊपर वाली लेन में चला जाता है नोड, जब तक जाता है, जब तक हेड आता रहता है तब तक हम उस पर करते हैं, और ये काम हम कब तक करते हैं, जब तक टॉप मोस्ट लेन पर ना आ जाए। बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है इसकी, कुछ इंप्लीमेंटेशन ये कहती है कि जब तक अपर लेयर पे ना आ जाओ तब तक आप हेड को, जो कॉइन है उसको टॉस करो। बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन ऐसे कहती हैं कि आप इसको मल्टीपल टाइम कॉइन को टॉस करते रहो जब तक टेल ना आ जाए, है ना। उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर्स ऐड करते चले जा रहे हैं, नई नई लिस्ट आपकी ऐड होती जा रही है, जब तक हेड आता जा रहा है तब तक वो नोड आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में जो लिंक लिस्ट है, ये जो स्किप लिस्ट है, स्किप लिस्ट में लेवल्स जो होंगे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। मान लो यहाँ पे मैं 14 है, 14 ने फिर दोबारा हमने कॉइन टॉस किया,
फिर हेड आ गया तो 14 को फिर यहां इंसर्ट कर देंगे, फिर हेड आ गया तो एक और लिस्ट इंसर्ट होगी पूरी, उसमें 14 आ जाएगा, एक बार और आया तो एक और लिस्ट इंसर्ट होगी, इस तरह ये काम ऊपर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, इट इंट्रोड्यूसेस द रैंडमनेस इनटू द स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट एलिमेंट ही हर बार ऊपर वाली लेन में गया, है ना। यहाँ देखो एक छोड़ के गया, यहाँ एक छोड़ के गया, फिर कॉन्टिन्यूसली 3 एलिमेंट ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर एक छोड़ के गया, फिर एक छोड़ के चला गया, है ना। और कौन सा एलिमेंट ऊपर तक गया, कहां तक गया, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने कॉइन को टॉस किया होगा, हेड आया होगा तो वो ऊपर की लेन में गया होगा, अगर टेल आ गया होगा तो वो उससे नेक्स्ट लेवल पर नहीं गया। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर। इसलिए स्लाइड 1 में मैंने आपसे कहा था, जहां इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि स्किप लिस्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमें एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, है ना। तो उस केस में परफेक्ट स्किप लिस्ट हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही थी, तो हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम रैंडमनेस इन द स्किप लिस्ट। अब देखिए, इंट्रोड्यूसेस रैंडमनेस इनटू द स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ ईच नोड इज डिटरमाइंड रैंडमली ड्यूरिंग द इंसर्शन प्रोसेस फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कह रहे हैं कॉस्ट, कॉइन को टॉस जो हम कर रहे हैं। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर दैट में वेरी बिटवीन डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ द स्किप लिस्ट। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जब तक कॉइन को आप टॉस नहीं करेंगे, जब तक उसका हेड या टेल नहीं आएगा, आप ये नहीं बता पाएंगे कि अगले लेवल पर ही आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड स्किप लिस्ट। अब देखिए, अगर मुझे रैंडमाइज्ड स्किप लिस्ट के अंदर किसी चीज को सर्च करना है, सर्चिंग क्या कहती है, सपोज मुझे 56 को सर्च करना है, तो सर्च ऑपरेशन तो वैसे ही काम करेगा। आप टॉप मोस्ट वाली से शुरू करिए, यहां पर आप खड़े हैं, है ना, आपने नेक्स्ट वाली की को देखा, सर्च, सपोज हम वी आर सर्चिंग, सर्च 56 को सर्च कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, यहां पर है 14 मिला, क्या 14 56 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो क्या करो, आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ जाओ। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखो, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, प्लस इनफाइनाइट। भाई यहां पे हम बैठे थे, हमने देखा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 56 से छोटा है ना, 14 इज लेस देन 56, तो हम आगे बढ़े। अब हम यहां आ गए, अब हमने यहां आके इसी लेन में देखा, इस लेन में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, प्लस इनफाइनाइट, है ना, 56 इज लेस देन प्लस इनफाइनाइट, नेचुरली इससे छोटा है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे, जहां है वहीं से नीचे चले जाएंगे। तो हम क्या कर गए, हमने यहां से डिसेंड कर लिया, नीचे आ गए, नीचे वाली लेन में आ गए। अब हम इस लेन में आ गए, यहां पर खड़े हैं। अब हम नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू को चेक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, 31 इज लेस देन 56, तो इसका मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ गए, अब हम कहां पे हैं, यहां पे हैं। ठीक है, अब हमने इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक किया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 91 56 से बड़ा है, 56 इज लेस देन 91, क्योंकि लेस देन 91 है तो अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब हम यहीं से नीचे चले जाएंगे, नीचे वाली लेन में आ गए। अब नीचे वाली लेन में आके देखो, यहां पर खड़े हैं, 31 पर हैं, 31 का अगला नोड क्या है, 44 इज लेस देन 56 को सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहां से अब 44 पे आ गए, है ना, यहां से प्रोसीड करके 44 पे आ गए। नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखो क्या है, 91, अब 91 से 56 छोटा है, 56 इज लेस देन 91, तो अब हम 91 पर नहीं जाएंगे, यही 44 से नीचे उतर आएंगे, नीचे वाली लेन में आ गए। अब देखा अगला एलिमेंट क्या है, 56, तो दिस इज सर्च सक्सेसफुल, है ना, दिस इज सर्च सक्सेसफुल, यहां पर हमें ये नोड मिल गया। ठीक बात है, तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूं, दिस इज अ सक्सेसफुल सर्च। यहां पर ये 56 एग्जिस्ट कर रहा था और यहां पर हमें ये मिल गया। कैसे किया हमने, देखिए, हर बार हर लेन में अगले वाले एलिमेंट पर हम, अगले नोड पर हम तभी जाएंगे जब उसकी की जो होगी वो जिसे हम सर्च कर रहे हैं उससे कम होगी। बड़ी तरफ हमें नहीं जाना, अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमें उससे नीचे वाली लेन में चला जाना, और एट लास्ट इस वाली लेन में तो सारे नोड हैं ही, तो लास्ट में अगर यहां नहीं मिलेगी तो जो बेसिक पेरेंट लेन है, मेन जो लिंक लिस्ट है, उसमें तो हमें वो नोड 100% मिल जाएगा। तो ये होता है बेटा सर्चिंग इन अ स्किप लिस्ट। ये जो एल्गोरिथम है ये AKTU में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। स्किप लिस्ट में सर्चिंग का जो एल्गो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका ऑपरेशन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब इसका ये एक एल्गोरिथम है, सूडो कोड है, इंपॉर्टेंट है,
इसी की मैं बात कर रही हूं AKTU के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए, जो हमने पढ़ा उसी बात को यहां पर सूडो कोड की फॉर्म में लिखा है। क्या? स्किप लिस्ट को सर्च करो, X इज द एलिमेंट्स टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, X वो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अब क्या है? स्टार्ट एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द टॉप लिस्ट, है ना। एट द करंट पोजीशन P, हम P पर खड़े हैं। कंपेयर X विद Y आफ्टर P, Y क्या है? की आफ्टर P। जब हम X पर खड़े हैं, यहां खड़े हैं इस टाइम, सपोज इसकी वैल्यू है 10 और हमें सर्च, यहां हमने देखा तो यहां वैल्यू आई 60 और हमें सर्च करना है सपोज 50। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम यहां खड़े हैं और आफ्टर क्या है? आफ्टर P, ये है P, X को हम सर्च कर रहे हैं, X की वैल्यू है 50, ये P है और ये आफ्टर P है। आफ्टर P की वैल्यू अगर है इस सर्च की से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? नीचे उतर जाएंगे। तो क्या कह रहा है ये? अगर X इज इक्वल टू Y, मतलब जिसको सर्च कर रहे हो वही है ये अगला वाला, तो रिटर्न कर दो उसको। भाई मैं अगर 60 को सर्च कर रही हूं, मैं यहां पर हूं, आफ्टर वाला मुझे मिल गया तो हम कहेंगे हाँ मिल गया। नहीं तो अगर X की Y से बड़ी है, मतलब जिसे सर्च कर रहे हो ये इससे बड़ा है, तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब स्कैन फॉरवर्ड, है ना। क्या है? स्कैन फॉरवर्ड। अगर छोटी है तो नीचे चले जाओ, ड्रॉप डाउन। इफ ड्रॉप डाउन पास द बॉटम लिस्ट, वहां तक चले गए तो फिर रिटर्न नो सच की। मतलब अगर आप बॉटम लिस्ट पर चले गए और वहां से भी ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो लास्ट लेयर है। तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि नो सर्च की इज प्रेजेंट, है ना। जो कि आप सर्च कर रहे हैं वो इस स्किप लिस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे? सिंपल बात है, अपनी पोजीशन पे खड़े होके अगले वाली पोजीशन से कंपेयर करो। जिसको सर्च कर रहे हो अगर वो वही मिल गया तो वही रिटर्न कर दो। अगर जिसे सर्च कर रहे हो वो बड़ा है तो आगे चलो, अगर वो छोटा है तो नीचे चले जाओ, अगली वाली लिस्ट में देखो। तो ये इसका बेसिक सर्चिंग का एल्गोरिथम है जो कि एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। बहुत इजी है, आप ये सूडो कोड लिखेंगे और सूडो कोड लिख के ये जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कराया पीछे, इस एग्जाम्पल से इस तरह एक लिस्ट बना के आप इसको पूरा शो कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला है इंसर्शन इन स्किप लिस्ट। सपोज आपको इस पर्टिकुलर स्किप लिस्ट में इंसर्ट करना था कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो ये पुरानी स्किप लिस्ट है हमारी, ये स्किप लिस्ट है। इस स्किप लिस्ट की बात मैं कर रही हूं, इसमें मुझे 67 को इंसर्ट करना है ना। क्या इंसर्ट करना है? 67 इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे 67 की प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, कहां इंसर्ट करें? सबसे पहले कहां इंसर्ट होगा? वो जो बॉटम मोस्ट लेयर है, मेन ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, उसमें वो इंसर्ट होगा। उसके बाद हम हर बार जो कॉइन होगा उसको टॉस करेंगे, हेड आएगा तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेते जाते रहेंगे और जैसे ही टेल आएगा वहीं पर हम अपना स्टॉप कर देंगे, है ना। तो इंसर्शन का प्रोसेस क्या कहता है? देखो सबसे पहले मान लो मुझे 67 को यहां पर इंसर्ट करना है, तो क्या करें? यहां चेक करें, इससे बड़ा है, अगले वाले नोड को चेक करो, उससे छोटा है, नीचे चले जाओ, है ना। यहां आ गए 67 इससे बड़ा है, यहां आ जाओ। अगला 91, नहीं जी इसके बीच में आना चाहिए, नीचे चले गए। अब देखो 67 44 से आगे आएगा तो 44 पे आ गए, फिर नीचे चले। 44 के आगे क्या मिला? 56, है ना। 56 से बाद में आएगा 67, तो आपने अगले वाले को चेक किया 70। 56 पे आप आ गए, आपने नेक्स्ट को चेक किया 70 से कम रहेगा तो आप यहां से नीचे चले गए। अगला नोड क्या मिला? 63। अब 63 जो है वो 67 से नेचुरली छोटा है तो आप 63 पे आ गए। अगला नोड चेक किया, क्या है? 70। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको 67 को इंसर्ट करना है। ये प्रोसेस है। ऊपर वाली लेयर से पहले आप एक एक करके, जैसे सर्च किया था आपने, वैसे ही 67 को सर्च करते करते नीचे उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाइए और वहां पर आप उस नोड को इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने क्या करा, 67 को हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करते क्या होगा, इसके जो पॉइंटर्स होंगे वो अपडेट कर दिए। अब एक बार इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, कॉइन टॉस किया और मान लो हेड आया, है ना। हेड आ गया तो इसका मतलब ये एक बार हेड आने के बाद ये 67 यहां आ गया, इसको 67 को यहां पुश कर दिया। एक बार और हमने कॉइन टॉस किया, फिर हेड आ गया तो ये फिर 67 यहां आ गया, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो जितनी बार, पहली बार में हमने 67 को इंसर्ट किया, फिर वो ऊपर वाली लेन में जाएगा या नहीं जाएगा ये कॉइन को टॉस करके पता चलेगा। हेड आता है तो जाएगा, टेल आता है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, अगला वाला क्या कहता है, देखिए तो
कॉइन रैंडमाइजेशन इन रैंडमाइज्ड स्किप लिस्ट क्या है? द कॉइन फ्लिप इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिटरमाइंस द नोड लेवल, कहां तक किस पर्टिकुलर लेवल तक वो नोड जाएगा. बिगिन विद अ न्यू नोड दैट मस्ट बी एडेड टू द स्किप लिस्ट. यूजिंग अ कॉइन फ्लिप डिटरमाइन द नोड लेवल, है ना. पहले क्या करो, उसको नए नोड को ओरिजिनल लेन में प्लेस कर दो और फिर क्या करो, कॉइन टॉस करो. अगर हेड आया तो उसको अपर लेयर में पहुंचा दो, अगर टेल आया तो स्टॉप कर दो, अपर लेयर में पहुंचाना बंद कर दो. ठीक है. यू हैव टू टॉस द कॉइन अंटिल यू रीच द मैक्सिमम लेन इफ हेड कम्स अगेन एंड अगेन. जब तक आप मैक्सिमम लेन में ना पहुंच जाए तब तक आप उस कॉइन को, जो कॉइन है उसको टॉस करते रहिए. ठीक है बेटा. इसी बात को फॉलो करते करते हमने ये माना कि हमने 2 बार कॉइन टॉस किया, हेड आया तो ये 67 यहां इंसर्ट कर दिया, फिर हेड आया तो फिर 67 इंसर्ट कर दिया. अब फर्दर जब हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आया, टेल आया, तो यहां पर हमने उसे फर्दर इंसर्ट नहीं किया. ये होता है इंसर्शन का प्रोसेस किसी भी स्किप लिस्ट में. ठीक है. तो अब देखो इसका जो एल्गो है वो क्या है, इसी बात को सूडो कोड की फॉर्म में लिखा है. क्या है, आपको इस स्किप लिस्ट में एक एलिमेंट है एक्स जिसको इंसर्ट करना है. क्या करते हैं, रिपीटेडली टॉस अ कॉइन अंटिल गेट्स टेल्स. जब तक टेल्स ना आ जाए तब तक उसको टॉस करते रहो. आई द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन केम अप हेड्स, कितनी बार हेड आया वो है आई, है ना. आई इज द वैल्यू कि कितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया तो कितनी बार हेड आया, वो आई में वैल्यू चली जाएगी. अगर वो हाइट से ज्यादा है या हाइट के बराबर पहुंच गई तो क्या करो, एड टू द स्किप लिस्ट न्यू लिस्ट. जैसे हमने कहा कि मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर ये देखो ये लिस्ट है, आपने कॉइन को टॉस करते 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 पहुंच गए. अब यहां तक आते आते मान लो टेल आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हेड तक यहां तक इंक्रीज कर दिया, इसके ऊपर लेयर नहीं है. 2 तरह की इंप्लीमेंटेशन है, या तो आप यहां पर स्टॉप कर जाएंगे, नहीं तो आप नई लिस्ट ऐड करते चले जाएंगे ऊपर, और जब तक हेड आता रहेगा तब तक आप नई नई लिस्ट बनाते जाएंगे और उस नोड को वहां पर इंसर्ट करते चले जाएंगे. तो एग्जैक्टली उसी चीज को यहां पर कह रहे हैं कि अगर जितनी बार हेड आया वो उस जो स्किप लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी हाइट से ज्यादा आ गया तो उस केस में आप ऐड कर दीजिए उसके ऊपर h+1 h+2 अप टू i+1 तक, है ना. क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो लिस्ट है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां तक आपके पास लिस्ट एग्जिस्ट कर रही थी, तो आपने जितनी बार आई टाइम आया इसके बाद मैक्स जितनी बार आया उतनी बार अपने नोड को प्लेस किया, प्लस एक और लिस्ट बनाई जिसमें खाली बस ये दोनों नोड्स रहेंगे. क्योंकि हमने कहा है कि जब स्किप लिस्ट होती है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें सिर्फ प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट रहते हैं. ठीक है. तो क्या किया, नई जितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया, जितनी बार हेड आया उतनी बार उसे इंसर्ट करते चले गए, नई लिस्ट बना ली. ठीक बात है. अब देखिए, सर्च फॉर एक्स इन द स्किप लिस्ट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द आइटम्स विद लार्जेस्ट की लेस देन एक्स इन ईच लिस्ट. ऑब्वियस सी बात है, कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि उसको सर्च किया और उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन जो थी वो हमने फाइंड आउट कर ली. फॉर जे इज इक्वल टू 0 to i, मतलब जितनी भी लिस्ट आपने बनी उन सारी लिस्ट में फिर आपने जितनी बार हेड आया उतनी बार उतने लेवल पर आपने उसको इंसर्ट कर दिया, उन सारी पोजीशंस पर आपने उनको इंसर्ट कर दिया. तो क्या मतलब हुआ कि आपने पहले उसकी सर्च करके आपने वहां तक ले आए, उसके बाद आपने नोड को इंसर्ट किया, कॉइन को टॉस करते रहे, जितनी बार भी हेड आया उतनी बार आपने अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आपने नई लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड तक आ गए जहां वो इंसर्ट होना था, और फिर उस प्लेस को आइडेंटिफाई करके हर लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर नोड को आपने फाइनली इंसर्ट कर दिया. दिस इज इंसर्शन इन द स्किप लिस्ट. ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल चीजें हैं. ठीक बात है, क्लियर. क्या कि जितनी बार हेड आया उतनी नई लिस्ट ऐड की, फिर आपने सर्च किया उस पर्टिकुलर एलिमेंट को और फिर पोजीशंस आइडेंटिफाई की, और उन पोजीशंस पर आपने फिर पर्टिकुलर एलिमेंट को हर बार हर लेयर में इंक्लूड कर दिया. चलिए, अब क्या है ये डिलीशन. डिलीशन क्या करता है, वही अगर आपको मान लीजिए 44 को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे. अब डिलीशन सिंपल है, इसमें आपको कोई कॉइन टॉस करने की जरूरत नहीं है. क्या, 44 को पहले सर्च करो, नॉर्मल सर्च करो. 14 को देखा बड़ा है, 14 से नीचे आ गए, यहां आ गए, यहां से नीचे आ गए, 44 मिल गया. सिंपल आपको पॉइंटर्स अरेंज करने हैं. क्या कि अब ये इसे पॉइंट करेगा, बस ये अभी यहां से ये जो पॉइंटर था इस नोड को ये डिलीट कर देंगे. फिर इसी पोजीशन से नीचे जाते जाते हर नोड को, सारी लेयर्स में से इस नोड को एक एक करके डिलीट करते चले जाएंगे, 1 by 1. पहले इसे हटाएंगे, इसके पॉइंटर्स एडजस्ट करेंगे, फिर इसे हटाएंगे, इसके पॉइंटर्स एडजस्ट करेंगे. इसी तरह बिल्कुल लास्ट लेयर तक जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी उसके भी सारे पॉइंटर्स रिमूव कर दिए जाएंगे. तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या किया, पहले उसको हटाया, फिर इस वाले को हटाया, और फिर अब लास्ट में इस वाले को भी रिमूव
कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड, जब लास्ट में आप आओगे तो ये वाला नोड भी यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो डिलीशन में कुछ नहीं करना, डिलीशन में बस आपको नोड को सर्च करना है और फिर उसके नीचे की सारी लेयर्स में से उसको हटा देना है। ठीक बात है। चलिए, तो कंक्लूजन ये है कि जो आपकी स्किप लिस्ट होती हैं ये स्पेस तो थोड़ा सा लेती हैं नेचुरली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इसकी बिग ऑफ एन होती है ना। स्पेस तो क्योंकि लेगी क्योंकि आपने मल्टीपल लिंक लिस्ट जनरेट की है, लेकिन हाँ ये है कि ये जितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं जैसे सर्चिंग का, इंसर्शन, डिलीशन का, इनको लॉग इन टाइम में इंश्योर कर देती है कि ये लॉग इन टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब एक अगला डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं ट्राई। इसके ऊपर एकेटीयू में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। हम एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और अगर कोई टॉपिक मेंशन्ड है तो वो हमें कवर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ट्राई बेसिकली क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। ये देखो, ये 4 स्ट्रिंग दे रखी है, एंड, एंट, डैड और डू। तो ट्राई एक बेसिकली ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स आपके पास है, उन मल्टीपल स्ट्रिंग्स में से ये प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई करता है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें इतनी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं उन्हें स्टोर करना है। तो आइडिया क्या है कि अगर कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कॉमन प्रीफिक्स है तो उनको स्टोर करने के लिए आप ट्राई यूज कीजिए। ट्राई क्या करेगा, कॉमन प्रीफिक्स को एक ही बार स्टोर कराएगा। प्रीफिक्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसको वो मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं कराएगा। क्या मतलब हुआ, देखिए ये 4 स्ट्रिंग आपके पास हैं, ये देखो एन दोनों में एन आ रहा है ना। तो एन को, एन को ये एक ही बार स्टोर कराएगा और बाकी के जो हैं वो बाद में अटैच करेगा। ऐसे ही ये है डी, ये कॉमन प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, एन डी, ये स्ट्रिंग है, इसके प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, एन, ये दोनों इसके प्रीफिक्स हैं और अपने आप में एन डी पूरा भी इसका प्रीफिक्स माना जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रीफिक्स हैं। तो इस तरह से जहां जहां हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कुल मिला के बात यह है कि कॉमन प्रीफिक्स की अगर हमें कोई स्ट्रिंग मिल रही है तो प्रीफिक्स वाले लेटर को या स्ट्रिंग को या सब स्ट्रिंग को हम रिपीट नहीं करते। इस प्रोविजन को प्रोवाइड करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम ट्राई कहते हैं और ये ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ऑर्डर्ड मतलब हर लेवल पर, यहां देखो ए जो है वो डी के पहले आएगा, ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज कर दिए जाते हैं। अब देखो पढ़ो, ट्राई is a tree-based data structure used for storing a collection of strings and performing efficient search, insert, delete, prefix search and sorted traversal of all the operations on them. मतलब हम स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने के लिए ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। और ये ट्राई का मतलब रिट्रीव, ट्राई क्या होता है, रिट्रीवल। देखो अगर मैं रिट्रीव वर्ड लिखूं, सपोज रिट्रीव, किसी भी वैल्यू को अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसी में से ये ट्राई निकला है। एफिशिएंट रिट्रीवल के लिए ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बनाया गया है। ठीक है, कैसे बनाया गया है, अब पहले यहां पर इसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से किस तरह से जनरेट हुआ, मतलब ये जो 4 स्ट्रिंग है उसके लिए ये ट्राई हमने बनाया है। ठीक है, अब देखिए क्या है ये रूट नोड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है कि जो रूट नोड होगा उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, है ना। रूट नोड में सिर्फ पॉइंटर्स होंगे। क्या है इसमें, किसे पॉइंट कर रहा है, पहले ये किसे पॉइंट कर रहा है, ए एन डी। पहले आपको स्ट्रिंग बनानी है ए, एक नोड में एक की को ही स्टोर किया जाएगा। तो यहां ए फिर एन फिर डी, ए एन डी। तो ये जो स्ट्रिंग है आपकी, ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, एंड, ये शो करने के लिए बताया गया है। ठीक है, ट्राई बेसिकली यहां तक है, ये है ट्राई, जिस तरह से ये स्टोर करता है। तो ये स्टोर करने के लिए यहां पर शो किया क्या कि पहले हुआ ए, फिर आया एन, फिर आया डी। अब आपको एंड बनाना है, तो एंड कैसे बनाया, ए एन पहले से था, इसी की ब्रांच बन गई यहां पर, टी अगर प्रोसेस कर दिया तो ये क्या बन गया, एंड, है ना। एंड पूरा अलग से लिखने की, ये पूरा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपने ए एन पहले से स्टोर कर रखा है। तो ए एन के बाद अगर टी प्रोसेस करेंगे तो अपने आप आपको एंड मिल जाएगा। ठीक, फिर आपने देखा डैड, क्या हुआ, डी ए डी, आपने डैड को ऐसे स्टोर करा लिया। अब अगली स्ट्रिंग आई आपके पास डू, तो उसमें डी आपका पहले से स्टोर्ड है, तो यहीं पे ब्रांचिंग करके ओ को स्टोर करा के हमने डू को भी स्टोर करा लिया। ठीक है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राई, जो कि एफिशिएंटली स्ट्रिंग्स को स्टोर कराता है, जिससे उनका रिट्रीवल, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, ट्रैवर्सल इजी हो जाता है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, देखिए चलिए।
तो अब प्रॉपर्टी क्या है ट्राई की, ईच ट्राई हैज एन एम्प्टी रूट नोड विच लिंक्स टू अदर नोड्स। मैंने आपको बताया कि रूट नोड में कोई भी की वैल्यू, कोई इंफॉर्मेशन हम स्टोर नहीं करेंगे, वो सिर्फ अदर नोड्स को लिंक करने का काम करेगा। ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग एंड ईच एज रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। ठीक बात है। ट्राई कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एक ट्राई के अंदर, जब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। भाई स्ट्रिंग में तो अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल सब कुछ अलाउड होते हैं, आपने सी प्रोग्रामिंग में पहले पढ़ रखा है। इनमें से कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन हो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिंपलर इंप्लीमेंटेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, उस एग्जाम्पल में हमने A to Z यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें नंबर नहीं ले सकते, आप इसमें नंबर, स्पेशल सिंबल सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ईच पाथ फ्रॉम रूट टू एनी नोड रिप्रेजेंट अ वर्ड और स्ट्रिंग। हर पाथ या तो एक वर्ड या स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस पाथ पे एंट, इस पाथ पे एंट, इस पे डैड, इस पे डू, हर पाथ पे आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए कितनी तरह की ट्राई होती हैं, स्टैंडर्ड ट्राई, कंप्रेस ट्राई और सफिक्स ट्राई। 3 तरह की ट्राइज आपके पास हैं, ठीक है। एक एक करके अब हम इन ट्राइज को पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहली है आपकी स्टैंडर्ड ट्राई। स्टैंडर्ड ट्राई क्या कहती है, देखिए ध्यान से समझो। हम एक स्ट्रिंग का एग्जांपल हमने लिया, ये एक स्ट्रिंग एरे है मेरे पास, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, इन सब स्ट्रिंग्स को मुझे ट्राई में स्टोर करना है ना। कौन कौन सी हैं देखो, बॉल, बॉक्स, बॉम्ब, बास्केट, स्टॉक और स्टॉप। इनमें कुछ कॉमन प्रीफिक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमने इन्हें कैसे, ट्राई की फॉर्म में हमने इन्हें कैसे लिखा। सबसे पहले क्या है, बॉल। बॉल कैसे लिखा, ये रूट है BALL। मैंने डायरेक्ट आपको नोड के अंदर की वैल्यू डाल के दिखाई है ताकि रिप्रेजेंटेशन में आसानी रहे। ये क्या है, BALL, ये बॉल हो गया, ठीक बात है। फिर है बॉक्स। बॉक्स को स्टोर करना है, सबसे पहले बॉल बना दिया। अब बॉक्स कैसे मिलेगा, B तो पहले से है ना, इसी में अगर O और X ऐड कर देंगे तो बॉक्स मिल जाएगा। देखो इस तरह से, यहां पे आपने कहा रूट नोड है और रूट नोड पे BALL, आपने बॉल बना दिया, है ना। अब क्या आया, बॉक्स। तो ये B है, B पहले से है, इसी के साथ लगा दिया O और इसी के साथ लगा दिया X, ठीक है। ये क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अब क्या है, बॉम्ब। तो BO, अगर आप इसे बॉम्ब बनाना चाहते हैं तो BO पहले से है आपके पास, तो आप MB अटैच कर लीजिए, ये क्या बन गया, बॉम्ब बन गया, ठीक है बेटा। अब आया बास्केट। बास्केट में क्या है, BA पहले से है, तो SKET यहां अटैच कर दीजिए तो बास्केट बन गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा ट्री बना हुआ है, ठीक है। एक एक करके इसको देखो, BALL, बॉल हो गया, ठीक बात है। अब अगला देखो क्या है, बॉक्स, BOX। जैसे जैसे मैं कट कर रही हूं मानो कि इस ट्राई में मैंने नोड ऐड कर दिए। फिर है बॉम्ब, तो BO मेरे पास पहले से है तो मैंने MB अटैच करके बॉम्ब को भी इसी तरह से यहां पर स्टोर करा लिया। अब है बास्केट। बास्केट में BA, क्या SB है, SB है, देखो नहीं S तो बाद में, BA मेरे पास है। अब मुझे बास्केट में BA पहले से मिल गया तो SKET मैंने और ऐड कर दिया, तो ये बन गई मेरी बास्केट। अब मुझे चाहिए स्टॉक। क्या एग्जिस्टिंग में S कहीं है, नहीं, तो अब ये रूट पे नया नोड क्रिएट हुआ और इसने क्या किया, STOCK, स्टॉक को लगा दिया, है ना। अब क्या आया, स्टॉप। स्टॉप आया तो STO, देखो STO पहले से है तो STO पहले से था और यहीं पर एक नया नोड मैंने P यहां पर अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्टॉप। इसे पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राई, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्राई। इसमें क्या है कि जहां जहां प्रीफिक्स आपको मिल रहे हैं उन प्रीफिक्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। एक बार प्रीफिक्स को आपने स्टोर कराया और उसके बाद जो आगे आने वाले लेटर्स हैं उन्हें आप बस वहीं से ब्रांचिंग करके ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा, पहली चीज। दूसरा, स्टैंडर्ड ट्राई में हमेशा क्या होता है कि रूट जो है या हर एक नोड के पास एक चिल्ड्रन एरे मेंटेन्ड रहता है। चिल्ड्रन एरे में क्या मतलब हुआ, अभी अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज इसके पास भी एक एरे है, रूट के पास एक एरे है, ठीक है, कहां से कहां तक का, 0 से लेके 20। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं तो हम 26 अल्फाबेट्स इसमें स्टोर करा सकते हैं, है ना। कितने अल्फाबेट स्टोर करा सकते हैं, 26। अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के, 26। तो उस हिसाब से 26 एलिमेंट्स की वो कर लेते हैं। अब इसके रूट पे देखो, इसके चिल्ड्रन में कौन कौन है,
बी है और एस है, ठीक बात है। तो ए फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट इंडेक्स, बी सेकंड इंडेक्स, सी थर्ड इंडेक्स। इस तरह से इस पर्टिकुलर ये इस पूरे एरे में वैल्यूज स्टोर नहीं रहती, इसमें पॉइंटर स्टोर रहते हैं, है ना। तो इसके सेकंड इंडेक्स पे जो होगा वो 1 होगा, और बाकी सारे जो इंडेक्स, और इसका जो एस होगा, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर आ रहा होगा उसमें 1 होगा। सपोज यहां पर कहीं आ रहा है, वहां 1 होगा, और बाकी सारे जो होंगे वो निल होंगे। तो हर एक नोड जो है वो एक चिल्ड्रन एरे कैरी करता है। उस चिल्ड्रन एरे की लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि स्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो उस केस में हमने 26 अल्फाबेट का एक एरे बना लिया, ठीक बात है। इसी तरह इसके पास होगा एक एरे, है ना। इसके जो चिल्ड्रन है उसमें उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर पॉइंटर्स होंगे, वहां पॉइंटर्स होंगे, वो सेट होंगे, और बाकी सारे निल होंगे। तो इस तरह से ये जो ट्राई है ये इस तरह मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है। हर एक नोड अपने से जो उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पॉइंटर्स इस एरे में लगा के रखता है ना। अब जो चलिए फायदा तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास इस तरह से एक एरे है, और एरे में जो प्रीफिक्स हैं, किसी भी स्ट्रिंग के जो प्रीफिक्स हैं उनको हमने एक बार स्टोर कराना है, उनको हमें रिपीट नहीं करना। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम यह है कि मान लो ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जहां पर प्रीफिक्स आ ही ना रहा हो, तो उस केस में तो इस ट्री के जितनी स्ट्रिंग होगी उतने ब्रांचेस बन जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ट्राई डेटा स्ट्रक्चर ने तो कोई हमारी हेल्प नहीं की, ठीक बात है ना। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि यहां पर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, हम इसको कंप्रेस कर पाए। कंप्रेस मतलब हर बार नए नोड ना बनाने पड़े, नया एरे मेंटेन ना करना पड़े। तो क्या कर सकते हैं? आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि वहां वो सारे नोड जिनका एक एक चिल्ड्रन है, जहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, उन्हें आप आपस में कंप्रेस करके एक नोड बना दें। जैसे क्या मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि ए के बाद एक नोड है एस, फिर के, फिर ई, फिर टी। इन नोड्स में कहीं ब्रांचिंग नहीं है, इनका सबका एक एक चाइल्ड है ना। तो अलग नोड बनाने की जगह क्यों ना मैं एक ही नोड बनाऊं और उसमें लिख दूं एस के ई टी, उन चारों को एक ही नोड में इंसर्ट करा दूं। ऐसे ही इनके लिए दोनों का एक एक चाइल्ड है, तो दोनों को एक ही नोड में एल एल स्टोर करा दूं। यहां पर देखो, यहां पर एम बी एक नोड में स्टोर करा दूं। ऐसे ही बी और बी ओ एक साथ, नहीं बी ओ नहीं हो सकता। यहां पर देखिए एस टी को एक साथ स्टोर करा दूं, है ना, सीके को एक साथ स्टोर करा दूं। वो सारे नोड जिनका एक एक चिल्ड्रन है उन सब नोड को कंप्रेस करके एक साथ मर्ज कर दो। अगर आपने ऐसा किया तो वो होती है आपकी कंप्रेस्ड टाई। क्या है कंप्रेस्ड टाई में? देखो यहां पर जो हमने नोड बनाए थे इसमें क्या था? बी था। बी तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहां पर आगे ब्रांचिंग आ गई, है ना बेटा। देखो देखिए ये बी था, यहां पर बी रहा क्योंकि फर्दर ब्रांचिंग है ना। इधर देखो एस टी ओ, इन तीनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो क्या बना? ये एस टी ओ बन गया, है ना। इस तरह से अब इधर देखो, इधर हमने एल एल को कंबाइन कर दिया और ये एस के ई टी को कंबाइन कर दिया, तो ये आपकी कंप्रेस्ड टाई बन गई। जहां जहां पर ब्रांचिंग नहीं थी उन सारे नोड्स को हमने एक एक करके कंबाइन करा, है ना। कैसे किया? देखो देखिए, इन्हें कंबाइन कर दिया, इन्हें कंबाइन कर दिया, है ना, ये कंबाइन कर दिया, ये पूरा कंबाइन कर दिया, और ये कंबाइन कर दिया। अगर हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी? कंप्रेस्ड टाई। ये आपकी कंप्रेस्ड टाई, इसको कहते हैं कंप्रेस्ड टाई, ठीक है। अब कंप्रेस्ड टाई पढ़ लीजिए। अ कंप्रेस्ड टाई इज द कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्राई। उसी की कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स कंपैरेटिवली कम हो गए और अपने लेवल्स रिड्यूस कर दिए। फिर इफ वी हैव अ नोड विद वन चाइल्ड वी ट्राई टू मर्ज देम टू गेट एन इजी फॉर्म ऑफ द ट्राई। जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली उसी चीज को हम यहां पर करते हैं। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इस कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से दिखाया जाता है पहले वो समझ लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये आपकी कंप्रेस्ड ट्राई है। इस ट्राई को आपको नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेरे पास टोटल 6 स्ट्रिंग्स थी, है ना। उन 6 स्ट्रिंग्स को हमने इस तरह से लिख लिया। S0 था बॉल, S1 था बॉक्स, S2 था बॉम्ब, S3 था बास्केट, स्टॉक, स्टॉप, ठीक है। ये तो है स्ट्रिंग्स 0 से लेके 5 तक, स्ट्रिंग के नंबर्स।
और इंडेक्सेस हैं जो कि स्ट्रिंग नंबर को शो करती है। अब यहां पर इंडेक्सेस हैं, टोटल मैक्सिमम लेंथ कितनी है बास्केट की है, तो 0 से लेके 5 तक के जो इंडेक्सेस हैं वो ये बताते हैं कि कौन सा लेटर कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है ना। टोटल लेंथ कितनी है बास्केट, तो हमने सबको ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब कैरेक्टर्स को एक एक करके इंडेक्सेस दे दिए, 0 से लेके जो मैक्सिमम इंडेक्स तक का है वहां तक हमने इनको इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। अब इस पर्टिकुलर ट्री को, ये जो ट्राई है, इस ट्राई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टपल का यूज करते हैं। क्या कि हर एक नोड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हर एक नोड आई जे के 3 वैल्यूज को कैरी करेगा, ध्यान रखेंगे, है ना। आई जे के एक टपल की तरह रिप्रेजेंट होगा एवरी नोड, जिसमें आई क्या होगा, स्ट्रिंग इंडेक्स, मतलब वो वाला प्रीफिक्स किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है, इन विच स्ट्रिंग इंडेक्स इन विच प्रीफिक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, वो स्ट्रिंग इंडेक्स जिसके अंदर वो प्रीफिक्स है। आई जे क्या बताएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द prefix and your k is ending index of prefix। क्या मतलब है इस बात को समझते हैं, देखिए चलिए। अब इससे हम इस पर्टिकुलर ट्राई को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने क्या किया, रूट ले लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका बी, कौन सा वाला बी है ये BALL, सबसे पहले BALL हमने स्टोर कराया था, तो ये सबसे पहले वाला बी है ना, ये वाला बी, बॉल वाला बी। कौन सी स्ट्रिंग में है, सबसे पहली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग का इंडेक्स, कौन सी स्ट्रिंग है बेटा, 0, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, पहला आई की वैल्यू। जे की वैल्यू कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है, ये 0 से ही शुरू हो रहा है। कौन से इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, 0 पे ही खत्म हो रहा है। आपने क्या किया, नोड की देखी, क्या है प्रीफिक्स, क्या है बी किसके लिए है, बॉल के लिए, सबसे पहले वहीं से शुरू किया था हमने। कौन सी स्ट्रिंग है, 0, स्ट्रिंग का इंडेक्स, उस बी का अपना स्टार्टिंग इंडेक्स 0, और क्योंकि एक ही लेटर है तो एंडिंग इंडेक्स भी 0 है, तो ये की हो गई इस तरह से। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज ट्राइज। ठीक है, बी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, अब हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ए देखो, बी ए, ये वाला ए की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग कौन सी है 0, फिर उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और एंडिंग इंडेक्स भी 1, ए रिप्रेजेंट हो गया। फिर है आपका देखिए, चलिए अब देखिए बेटा क्या है, हमने बी और ए दोनों रिप्रेजेंट कर लिए, ये डन हो गया, ये डन हो गया। ठीक है, अब इस पे देखो LL, कहां पे है ये LL, इसमें है LL, कौन सी स्ट्रिंग है S0, तो पहला इंडेक्स क्या हुआ 0, है ना। फिर LL ये कहां से शुरू हुआ, पहला 2 से स्टार्ट हुआ, ये जो प्रीफिक्स है, और ये एंड कहां हुआ, 3 पे एंड हुआ, तो इस तरह से हमने इस नोड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये LL भी मेमोरी में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से हम इन्हें कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक बात है, चलिए अब अगला देखिए, अगला नोड क्या है O, बी के बाद आ गया आपका O, ये वाला सबसे पहले आपने क्या बनाया, बॉक्स BOX, है ना, तो स्ट्रिंग कौन सी है 1, S1, 1 स्ट्रिंग इंडेक्स इज 1, और ये जो क्या था O की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्या है O, चेक करिए O 1 वाली स्ट्रिंग में है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 1 और एंडिंग इंडेक्स भी है इसका 1, ये की बंद कर दी। O के बाद लेफ्ट में आता है आपका, ये था SKET, ए के बाद लेफ्ट में था SKET, यहां पर, है ना, ये ए था, यहां था SKET, कहां है SKET, ये रहा SKET बास्केट में। ठीक बात है, SKET स्ट्रिंग का नंबर कौन सा है 3, और SKET कहां से शुरू हो रहा है 2 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 5 तक चलेगा, ये लो। ठीक है, तो इस नोड की वैल्यू हो गई आपकी 3 2 5, ये हो गया SKT।
ये भी रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ओ भी रिप्रेजेंट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना है, एक्स। कहां है एक्स, यहां है एक्स। कौन सी स्ट्रिंग में, 1 वाली में। तो देखिए ओ के नीचे एक्स, तो दिस इज 1, 1 वाली स्ट्रिंग में है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ही एंड हो रहा है। तो 2 से शुरू हुआ और 2 पे ही एंड हो गया, तो दिस इज योर एक्स। ठीक है बेटा, एक्स भी रिप्रेजेंट कर लिया हमने। अब एम बी रिप्रेजेंट करो। एम बी कौन सी स्ट्रिंग में है, इसमें बॉम्ब में, है ना। स्ट्रिंग का नंबर क्या है, 2, स्ट्रिंग का नंबर है 2, और एम बी कहां से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ और एंडिंग इंडेक्स है 3। 2 से स्टार्ट हुआ और एंडिंग इंडेक्स है आपका 3, तो ये हो गया आपका एम बी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ये पूरा का पूरा सब ट्री खत्म कर दिया। अब इस पे आओ, एस टी ओ। कहां है ये एस टी ओ, सबसे पहले कहां आया, इस वाले पे आया। सबसे पहले किस पे आया था, इस पे आया था, उसको नोट करो। 4 स्ट्रिंग कौन सी है, 4, S4, है ना। और एस टी ओ शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, खत्म कहां हो रहा है, 2 पे। 0 से शुरू हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, तो दिस इज एस टी ओ। ठीक बात है। फिर उसके बाद सी के, इसके लेफ्ट में आ रहा है सी के। सी के कहां है, ये है, कौन सी स्ट्रिंग में, 4 में, है ना, 4th स्ट्रिंग में, यहां पर S4 में सी के। स्टार्ट कहां से हुआ, 3 से, एंड कहां पे हो रहा है, सी के, एंड हो रहा है 4 पे। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर सी के। एंड देन ये है आपका स्टॉप, दिस इज योर पी। पी कहां पर है, ये, है ना, कौन सी स्ट्रिंग में है, 5 पे, और कौन से इंडेक्स पे शुरू हो रहा है, 3 पे ही शुरू हो रहा है और 3 पे ही खत्म हुआ। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड ट्राई यूजिंग दीज numbers, using the indexes of the string and the character places inside those strings। तो अगर आपको ट्राई पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरह से आप सिंपल, बहुत सिंपल ऑपरेशन है, सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ लिख के उन स्ट्रिंग्स के माध्यम से आप इन सबको शो कर सकते हैं। तो दिस इज योर कंप्रेस्ड ट्राई। अब अगली जो आती है बेटा, वो आती है आपकी सफिक्स ट्राई। सफिक्स ट्राई क्या होती है, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी, जो स्टैंडर्ड ट्राई है, कंप्रेस्ड ट्राई है, वो क्या है, वो प्रीफिक्स ट्राई के ऊपर काम कर रही थी। अब जो सफिक्स ट्राई है वो क्या करती है, देखिए जैसे मैंने कहा, सपोज मिनिमाइज, एक एग्जांपल लेते हैं, मिनिमाइज एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें इस स्ट्रिंग के सारे सफिक्स को हम स्टोर कराएंगे। कौन कौन से सफिक्स हैं, जो पीछे से स्टार्ट होते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं जो शुरू से स्टार्ट होते हैं, है ना। कौन कौन से सफिक्सेस हैं इसके, पॉसिबल, सफिक्स, कौन कौन से पॉसिबल सफिक्स हैं, देखो, ई है, पीछे से स्टार्ट करो, जेड ई है, आई जेड ई है ना, फिर एम आई जेड ई है, फिर आई एम आई जेड ई है, फिर एन आई एम आई जेड ई है, फिर आई एन आई एम आई जेड ई है, और फिर पूरा है मिनिमाइज। क्योंकि ये ट्रिवियल है, स्ट्रिंग अपना सफिक्स तो होती ही होती है ना। ये सारे इसके सफिक्स हो गए। तो अगर मैं इन सारे के सारे सफिक्स को एक ट्राई के अंदर बनाऊं तो किस तरह बनेगी, वो देखो क्या हुआ। ये तो है मेरा रूट, ठीक है। रूट के बाद सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, ई, एक एक करके इंसर्ट करते जाओ। फिर क्या है, जेड ई, जेड ई। फिर क्या है, आई जेड ई, सपोज यहां पर कहीं आई आएगा, आई जेड ई, ठीक बात है। फिर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। फिर है एम आई जेड ई, एम कहां आएगा, इस आई के बाद और जेड से पहले, तो यहां मैंने लगा दिया एम, ठीक, एम आई जेड ई, ये हो गया। फिर आई एम आई जेड ई, अब ये देखो आई पहले से है मेरे पास, है ना, तो इसी के अंदर बना देंगे एम आई जेड ई, आई एम आई जेड भी बन गया, ठीक है। फिर एन आई एम आई जेड ई, एन तो नहीं है, तो इसका मतलब एक नया नोड यहां बनाओ, एन आई एम आई जेड ई, एन आई जेड, ये भी हो गया। अब आई एन आई एम आई जेड ई,
INI, तो देखो आई से शुरू हुआ तो INIMIZE, ठीक बात है। हाँ ये होगा, लेकिन ये M और Z के बीच में आएगा क्योंकि ये N है, तो ये आपको इसके बीच में लगाना पड़ेगा। तो इसको बेटा पहले थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, MIZE को। ये है आपका, दिस इज योर MIIZE, और ये है आपका अब NIMIZE, है ना, INI। तो INIMIZE, ठीक बात है, ये हमने इंसर्ट कर लिया। अब आ गया आपका मिनिमाइज, MINIZE। तो देखो M कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से MI और फिर NIZE, I के आगे, है ना। तो यहां क्या कर लिया, N मिनी MIZE, ये क्या बना, MINI मिनिमाइज, ठीक बात है। ये हमने बनाया, ये जितने भी सफिक्स हैं उससे मैंने एक ट्राई बना लिया। अब अगर मैं इस ट्राई को कंप्रेस करूं, इसकी कंप्रेस्ड ट्राई बनाऊं, तो कंप्रेशन में क्या करते हैं कि अगर एक सिंगल नोड है तो सबको कंप्रेस करके एक ही नोड में बंद कर दो। ये देखो, इसको एक नोड में बंद कर दो, इसको पूरा का एक नोड बना दो, इसको एक नोड बना दो, है ना, इसको एक नोड बना दो, ऐसे ही इसका पूरे का एक नोड बना दो, ठीक, ऐसे ही इसका पूरा एक नोड बना दो, इनका एक नोड बना दो दोनों का, और ये एक नोड बना दो। तो अगर मैं ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो ये कंप्रेस्ड वर्जन में बन जाएगा। तो देखो ये जो यहां पर है इसी का कंप्रेस्ड वर्जन आपको यहां पर नजर आ रहा है, देखिए, ठीक है, चेक करिए। यहां पर इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो कंप्रेस करने के बाद ये जो ट्री है ये हमारा बन गया, ठीक है बेटा। देखिए अब ये आपका सफिक्स ट्री है, सफिक्स ट्राई है। इस सफिक्स ट्राई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देख रखा है, कैसे, अब देखो ध्यान से। अभी तक जब हम कंप्रेस ट्राई को रिप्रेजेंट करते थे तो उसमें हम 3 टपल का रिलेशन बनाते थे, नोड में I J K 3 वैल्यूज ली थी, वहां तो स्ट्रिंग्स क्योंकि अलग अलग थी और उन्हें हम स्टोर करा रहे थे तो हम स्ट्रिंग का जो इंडेक्स था वो भी यूज करते थे। लेकिन यहां पर एक ही स्ट्रिंग के सारे सफिक्स जनरेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वाला इंडेक्स हम यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, हर एक नोड पर बस उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और उसकी एंडिंग वैल्यू, हमने एक मिनिमाइज को एक एरे के अंदर रख लिया और 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां तक हम उसको इंडेक्स को बढ़ाते चले गए। अब हर एक नोड पर उसकी वैल्यू को, उस पर्टिकुलर सफिक्स को देखो वो कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है और उस वैल्यू को वहां पे रिप्लेस कर दो। तो क्या हुआ देखो, ई की वैल्यू क्या है, ये सफिक्स ई कहां पे है, 7 से शुरू हो रहा है और 7 पे ही खत्म हो रहा है, तो ई की जगह क्या आ गया 7 आई को देखो कहां स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा वाला आई है जो सबसे पहले मिला, सबसे पहले कौन सा मिला, जब हम सफिक्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आया था, पीछे से चलते हैं, ये वाला आई सबसे पहले मिला था, है ना। कैसे किया था, पहले ई आया था, फिर जेड ई आया था, फिर आई जेड ई आया था, तो ये वाला आई सबसे पहले आया था। तो इसका मतलब ये जो आई है ये कौन सा है, ये वाला आई है। तो कहां शुरू हो रहा है, 5 पे शुरू हो रहा है और 5 पे ही खत्म हो रहा है। ये 5 पे स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होगा, गलत है बेटा ये इट विल स्टार्ट ऑन 5 एंड एंड ऑन 5 ओनली, ठीक बात है। अब देखिए इसी तरह फर्दर अगर आप एम आई को देखें तो एम आई कौन सा होगा, 4 पे स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होना चाहिए। एन आई एम आई जेड ई, एन आई एम आई जेड ई, तो दिस इज 2 पे स्टार्ट और 6 पे खत्म, 7 पे खत्म, ठीक है। उसके बाद एम आई जेड ई इज 4 पे स्टार्ट एंड 7 पे खत्म, दिस स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन 4 एंड एंडिंग ऑन 7। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ट्राई इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। तो एक एक करके इन डेटा, तो बेटा मैंने ये आपके ये जो 2 नोट्स थे इनकी वैल्यूज को, ये गलत लिखा हुआ था, इसको मैंने यहां पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो इसमें मैं ये वैल्यूज को अपडेट करके दूंगी। क्यों अपडेशन की रिक्वायरमेंट थी, समझिए। सबसे पहले यहां पर जो पहली बार आई आया था, जब हमने सफिक्स से हमने नोट करना स्टार्ट किया तो सफिक्स में पहले आई ये वाला आया था, है ना। तो ये इस आई की बात हो रही है, तो इस आई की बात है तो 5 पे शुरू है और 5 पे खत्म है, इसलिए यहां पर मैंने 5 से इसको रिप्लेस किया है। फिर ऐसे ही यहां पर ये जो एम आई है, ये वाला एम आई सबसे पहले आया था, है ना, जिसको हमने क्लोज किया था, और ये 4 पे स्टार्ट है और
5 पे खत्म है। इस तरह से इन सारी वैल्यूज के हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस को यहां पर इस पर्टिकुलर ट्राई में अरेंज कर देंगे। दिस इज योर सफिक्स ट्राई। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अ सफिक्स ट्राई इज अ कंप्रेस्ड ट्राई फॉर ऑल द सफिक्सेस ऑफ अ टेक्स्ट, है ना। जो नॉर्मल कंप्रेस ट्राई होती है वो उसमें क्या करा था हमने, पहले प्रीफिक्स की ट्राई बनाई थी और फिर उसको कंप्रेस कर दिया था। इसमें क्या करते हैं, सफिक्स की ट्राई बनाते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। चलिए, द सफिक्स ट्राई फॉर अ टेक्स्ट x of size n from an alphabet of size d stores all the n into n minus 1/2 suffixes of any number। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ सफिक्सेस जो होते हैं वो n into n minus 1/2 होते हैं। ये ध्यान रखें, आपको रह जाए तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एक सिंपल सफिक्स लेके आप इसको क्लियर समझा के आ सकते हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स में ये नहीं आएगा, कम नंबर में आएगा। इट सपोज आर्बिट्रेरी पैटर्न मैचिंग एंड प्रीफिक्स मैचिंग क्वेरीज इन ऑर्डर ऑफ d of m टाइम। ठीक है, इसका भी देख लीजिएगा। देयर m इज द लेंथ ऑफ द पैटर्न एंड इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर ऑफ dn टाइम। ठीक बात, तो n है नंबर ऑफ सफिक्स और d जो है आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स है, कितनी आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो कुल मिला के सफिक्स ट्राई क्या कहती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के सारे सफिक्स जनरेट कर लो, उसको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद उसको कंप्रेस करके उसके जो इंडेक्सेस हैं उससे उस ट्राई को आप मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट स्किप लिस्ट एंड ट्राइज। और अब इसके बाद ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हैं। क्या? डिस्कस स्किप लिस्ट एंड इट्स ऑपरेशंस। Skip list in brief. Skip list explain the search operation in skip list and also writes its algorithm. Tries का जो टॉपिक है वो आज तक कभी AKTU में नहीं आया, फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मेन चीजें आप इसकी याद रखें कि ट्राई क्या होती है, कितनी तरह की होती है, हर टाइप की ट्राई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह में मैंने जानबूझ के ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अननेसेसरी ये आपकी ओवरहेड बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि ट्राई कितनी तरह की होती है और किस तरह से इसको मेमोरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। तो दिस इज द एंड ऑफ योर यूनिट 2 और अगले लेक्चर से हम यूनिट नंबर 3 डाकी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।